हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट क्लास हम लोग कांस्टेंट मोशन को स्टडी कर रहे थे। कांस्टेंट मोशन के बारे में स्टडी किया था हम लोगों ने, एनएलएम के बारे में। ठीक है, कांस्टेंट मोशन को मैं थोड़ा सा और समझाऊंगा आपको। अरे आप बोलो यार ये पीछे पड़ गया मास्टर, ये नहीं जीने दे भाई। कांस्टेंट मोशन लास्ट में पढ़ाई थी, फिर आज भी बेटा थोड़ा सा और पार्ट है। ठीक है, तो फिर उसके बाद स्टार्ट करूंगा एनएलएम। समझ रहे हो, ये जो चीजें बेटा ये जरूरी है जिससे हमारा चैप्टर हमें स्ट्रांग हो पाएगा, उसके जो फंडामेंटल वो स्ट्रांग हो पाएंगे। समझ रहे हो, क्योंकि हम जब अपना टाइम किसी क्लास को दे रहे हैं, किसी चीज को अगर हम अपना टाइम अपने जीवन का लाइफ का टाइम दे रहे हैं तो वो चीज हमारे लिए यूटिलाइज होनी चाहिए। यूटिलाइज मतलब उससे हमें कुछ हासिल होना चाहिए। तो आप अपनी क्लास को देखते हो तो उस क्लास से आपके लाइफ में आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप होने चाहिए, आप सब्जेक्ट सीखना चाहिए। ठीक है, इसलिए चलिए, तो लास्ट में बेटा मैं आपको सिखा रहा था मूविंग पुली कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक बार मैं उसी कॉन्सेप्ट को बेटा यहां लिख देता हूं वापस, फिर हम स्टार्ट करेंगे यार। ठीक है, मूविंग पुली कॉन्सेप्ट, मूविंग पुली कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कल सीख रहे थे। मूविंग, कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे हमने इस पर, मूविंग पुली कॉन्सेप्ट। ठीक है, मूविंग पुली कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, मजे बहुत आते हैं इसमें। ठीक है, इसको स्टार्ट करूंगा और इसके बाद हम लोग एनएलएम को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है भाई, मूविंग पुली कॉन्सेप्ट। बच्चों इसमें मैंने आपको ये समझाया था कि भाई अगर मान लेते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, मान लेते बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज x1, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सपोज x2 और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट x3, तो हम लोग क्या लिख रहे थे, x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग सर हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग x मतलब डिस्प्लेसमेंट, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा हमें डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी, तो इसमें वेक्टर लगा दे रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या कहां आ जाते हैं, v3 पर। v3 इज इक्वल टू बेटा v1 प्लस v2 बाई 2। इसको डिफरेंशिएट करते तो एक्सेलरेशन a3 a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2। समझ रहे हो बेटा, ये मूविंग पुली कॉन्सेप्ट वेक्टर फॉर्म में बेटा मैंने इसलिए लिख दिया बिकॉज यहां पे आपको, जैसे मैं वहां आपको कल बता रहा था कि साइन आप इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, बिकॉज तभी तो साइन लोगे, बिकॉज आप लोग वेक्टर क्वांटिटी को स्टडी कर रहे हो तो आपको साइन लेने पड़ेंगे, इसलिए मैंने यहां पर वेक्टर डिनोट कर दिया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कल कुछ एग्जांपल दे रहा था, आज भी उसी पे एक दो एग्जांपल और देता हूं भाई। चलिए मूविंग पुली कॉन्सेप्ट पे एक दो एग्जांपल देखते हैं यार। बच्चों ये जो मैं कल एग्जांपल दे चुका हूं, ऐसे एग्जांपल आज नहीं दूंगा, थोड़े से डिफरेंट दूंगा भाई। बेटा ये इस तरफ है, ठीक, और ये इधर, ये इस तरफ। ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा एग्जांपल बात करें यार इसकी, ये जा रहा है इस तरफ 4 मीटर पर सेकंड से, 4 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड, तो इसका वेलोसिटी पूछा है 1 और 2, 2 जा रहा है अपवर्ड, 1 किधर जाएगा हमसे बच्चा ये पूछा है कि 1 की मोशन का डायरेक्शन किधर होगा और कितनी वेलोसिटी से जाएगा। क्लियर। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1, ओके, ब्लॉक 1 की वेलोसिटी क्या होगी। क्लियर है भाई, अंडरस्टूड है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको सॉल्व कर दो यार, सॉल्व मैं यहीं पे कर दे रहा हूं। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरा डायग्राम बनाएंगे तो। बेटा ये 4 से जा रहा तो इस पॉइंट, हर पॉइंट 4 से जा रहा होगा। ये पुली तो फिक्स है, मूव नहीं कर रही है पुली, इसका मतलब ये 4 से जा रहा है तो ये पॉइंट भी कितने से आ रहा होगा, 4 से। ठीक है, ये 4 से आ रहा होगा डाउनवर्ड। अरे भाई ये 4 से जा रहा है, इसका मतलब 4 से इधर आ रहा होगा। सर इस पॉइंट की वेलोसिटी है 0, ये बंधा हुआ है इसलिए 0। तो अब इस मूविंग पुली पे देखो आप लोग क्या लिखोगे, सर ये वाली वेलोसिटी तो हो गई 0, ये हो गई 4 डाउनवर्ड, तो ये आपको पता है ये पुली डाउन जा रहा तो ये 100% डाउन ही जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया डायरेक्शन। ओके, अब क्या लिखोगे वेक्टरली, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो v प्लस 0 बाई 2 इज इक्वल टू 4, v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। क्या बोलते हो यार, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। अगला एग्जांपल,
नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं यार, ये इस तरफ, ध्यान समझना चीजों को बेटा, एक ब्लॉक है यहां, एक ब्लॉक है यहां, समझ लो, एक पुली यहां पर, एक इस तरफ और एक ब्लॉक यहां, ठीक है। ये कई ब्लॉक लगा दिए हम लोगों ने, घबराने की जरूरत नहीं है सर। ये जा रहा है इधर 8 मीटर पर सेकंड से और ये जा रहा है बेटा अपवर्ड 4 मीटर पर सेकंड से, और ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ये पूछ रहा है किधर जाएगा और किस डायरेक्शन में जाएगा और कितने से जाएगा, और ये फिक्स है। आपको लग रहा हो सर ये नीट के हिसाब से तो टफ है, नहीं बेटा ऐसा बिल्कुल टफ नहीं है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी है, बहुत ही इजी यार, बहुत सिंपल। ठीक, चलिए कैसे शुरू करें सर, कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल है यार, देखो बहुत इजी है, चीजें बहुत आसान पढ़ाऊंगा, बहुत मस्त पढ़ाऊंगा, ठीक है। ध्यान से समझना चीजों को, फोकस करना भाई। चलिए हाँ, अब बात करें यार हम लोग 8 मीटर पर सेकंड, सर ये डाउन जा रहा है, ये डाउन जा रहा है, ये अप जा रहा है, तो इस मूविंग पुली को देखें हम लोग, तो बेटा जब ये 8 से डाउन जाएगा, ये 4 से अप जाएगा, तो सर ये जो पॉइंट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये कैसे पता चलेगा। तो मूविंग पुली कॉन्सेप्ट लगा दो, यहां पर मूविंग पुली कॉन्सेप्ट लगा दो यार, इस वाली पुली के लिए सपोज इसको पुली 1 बोल दे रहा हूं मैं यार, पुली 1 और ये पुली 2, ठीक है, ये पुली 2। ध्यान से यार, घबराओ नहीं, अरे सर हम तो डरे हुए हैं इससे, अरे इजी है यार, ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुली 1 को देखते हैं यार, पुली 1 को देखोगे बच्चों तो पुली 1 कुछ ऐसा नजर आ रहा है सर, ये 8 से डाउन जा रहा है और ये 4 से अप जा रहा है, तो ये किधर जाएगा ये हमें पता करना है। ये 8 मीटर पर सेकंड से डाउन, ये 4 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड। मान लेते हैं सर ये अपवर्ड जा रहा है, सपोज मान लेते हैं अपवर्ड जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, सपोज अपवर्ड जा रहा है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो क्या लिखोगे, इन दोनों का एवरेज इसके बराबर लिखना है। अप जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, तो 4 पॉजिटिव हो गया, प्लस माइनस ऑफ 8 लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू v। कितना है बेटा ये, -4 -2 -2, ओहो मर बेटे भैया, कहां आ रहा है ये, डाउनवर्ड आ रहा है। अरे -2 आया, इसका मतलब कैसे आ रहा है, डाउनवर्ड, कंफर्म हो गया क्वेश्चन। अब क्या है, जब ये पता चल गया ये 2 से डाउन जा रहा है, 2 से बेटा ये पता चल गया हमें 2 से v की वैल्यू जो आई है वो -2 आई है, मतलब ये डाउन जा रहा है, तो 2 से डाउन, तो ये 2 से अपवर्ड, 2 से अपवर्ड। अब ले लो इस मूविंग पुली 2 को, तो मूविंग पुली 2 क्या कहेगी, देखो ये ब्लॉक इधर, ये कितने से जा रहा है बताओ, 2 से जा रहा है, और ये भी 2 से जा रहा है बेटा, ये कहां जाएगा ये हमसे पूछा था, तो हम लोग क्या करें सर, ये सपोज कहां जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है v से, तो क्या लिख लेंगे हम लोग सर, 2 प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। समझ रहे बेटा, इन दोनों का एवरेज इज इक्वल टू 2 लिख दिया, क्या है 2 प्लस v इज इक्वल टू 4, v इज इक्वल टू 2, तो ये भी 2 से कहां जा रहा है, अपवर्ड। समझ रहे हो, ये भी 2 से कहां जा रहा होगा, अपवर्ड। आ गया आंसर। तो बहुत ही इजी चीजें बेटा, ये बहुत ही आसान सी चीजें होती हैं, बहुत ही सिंपल है, मूविंग पुली कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और दूंगा, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, ठीक है। चलिए यार, कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना बेटा, मूविंग पुली कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, बहुत नेक है बेचारा मन का ये कॉन्सेप्ट, ये हमें बहुत सारे आंसर देता है। समझ रहे हो, तम्मा, ठीक है। तम्मा का मतलब ही नहीं पता आज तक कि तम्मा है क्या चीज है ये तम्मा, क्या लिखते हैं सॉन्ग्स भी, तम्मा लोगे यार। अरे भाई क्या है, नाम तो बताओ सही से, क्या दोगे मतलब। चलिए शुरू करते हैं यार, एक क्वेश्चन और बच्चों, मजा आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, फिजिक्स में एक ही बात है बस, प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, प्लस उसके साथ बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सबसे पहले तो होता है कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट हम कितने अच्छे से हमें आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। इसको भी चलाते रहो लोग,
8 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और ये चल रहा है इधर 4 मीटर पर सेकेंड से, ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये जा रहा है इधर 10 मीटर पर सेकेंड से। इसकी वेलोसिटी पूछिए यार हमें। अरे यार ये तो बहुत टफ है सर। अरे कहाँ टफ है यार, क्यों टफ बोलते हो यार, मजा नहीं आता फिर टफ बोलते हो तो। चलिए क्या करेंगे भाई, इसको पुली 1 मान लेते हैं यार, इसको पुली 2 मान लेते हैं। तो पुली 1 को बात करेंगे हम लोग पुली 1 पर। तो पुली 1 के लिए क्या होगा बेटा, एक ब्लॉक है यहां और एक ब्लॉक है यहां, ठीक है। ये जा रहा है बच्चों 4 से अपवर्ड और ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड। समझ रहे हो, ये पॉइंट कहां जाएगा सर, मैं इसको अपवर्ड एज्यूम कर लेता हूं और अपवर्ड टेकन एज पॉजिटिव। सपोज पॉजिटिव एज्यूम कर लो बेटा, इन दोनों का वेलोसिटी का वेक्टर सम इज इक्वल टू दिस। तो बेटा अपवर्ड पॉजिटिव, तो 4 पॉजिटिव प्लस माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू v। कितना इजी होता है लिखना यार। 4 माइनस 2 बचा, v की वैल्यू आ गई 1, ये वैल्यू 1 आ गई बेटा, ये 1 आ गया मतलब ये चीज 1 आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इस ओहो ये भी मानना पड़ेगा, पुली 3 को मानना पड़ेगा, यही मूव कर रहा है, ये पीछे थोड़ा ना रहे। पुली 3 की बात करूं तो क्या होगा बेटा, ये जो पॉइंट है ये कितने से जा रहा है, इधर 1 से। कितना आया बेटा, ये 1 आया है 1, और ये कितने से आ रहा था 8 से। तो ये पूछा ये कितने से जाएगा, ये मान लेते हैं अपवर्ड जा रहा है सपोज v से। क्या करोगे अब, 1 प्लस v अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहां लिख दे रहा हूं 1 प्लस v अपॉन 2 इज इक्वल टू 8, 1 प्लस v इज इक्वल टू 16, v की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड हो गया ये अपवर्ड। अब ये बेटा ये अब कितने 15 से जा रहा है, अब पुली 2 को ले आओ इधर। तो पुली 2 पर क्या लिखेंगे कि सर ये ब्लॉक किधर जा रहा है, आसान है, लेंथी जरूर लग रहा होगा लेकिन है बहुत आसान, कुछ भी नहीं है भैया। ये जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, सही है। ये सर मुझे डायरेक्शन नहीं पता, अरे नहीं पता कुछ भी मान लो, अपवर्ड मान लेते हैं यार, अपने आप आंसर पता चल जाएगी। तो चलिए क्या करें अब सर, तो अपवर्ड पॉजिटिव अज्यूम कर लेते हैं बाय द वे। तो क्या लिखेंगे, v हो गया पॉजिटिव माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15, v माइनस 10 30, v की वैल्यू आई 40। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, इसका मतलब कैसे मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। बोलो क्लियर है यानी यहां तक, ठीक है। कर सकते हो तुम लोग, यहां तक कर लेना, ट्राई कर लेना। एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए भी छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी है, वक्त मिले जिंदगी में कभी तो कर लेना एक क्वेश्चन को। ऐसा है क्या, अरे लाइफ बहुत बिजी है ना यार तुम्हारी, इतनी आसान लाइफ थोड़े ना तुम्हारी, इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें इतने मोबाइल के इतने सारे तो नोटिफिकेशंस देखने पड़ते हैं यार। ये आसान है क्या सर, इतने सारे नोटिफिकेशंस को हैंडल करता हूं सर पूरे दिन, कोई इजी काम है क्या। इसकी वेलोसिटी पूछी है और देख लो सर, आपने क्वेश्चन 1 का ही बोला था, हम सिर्फ इसी उम्मीद से क्वेश्चन लिख रहे थे कि 1 ही बोलेगा ये मास्टर, उसको ही सॉल्व कर लेंगे यार। 10 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। इसके बारे में पूछा है किधर जाएगा कितने से जाएगा, कर सकते हो, आसान क्वेश्चन बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना यार। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आप, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट पहुंचते हैं हम लोग, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं बेटा, अब हटा दें इसको भाई। चलिए अब बेटा जैसे स्ट्रिंग टाइट होती है या स्ट्रिंग या रॉड कॉन्सेप्ट, सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया है, मुझे अपने दिल से उतरने देना। समझ लो, स्टडी को एंजॉय के साथ करो यार, मजे तभी आएंगे। लाइफ को फ्रस्ट्रेशन नहीं जीना है, कभी रिलैक्स होकर जीना है, टेंशन कभी लेनी नहीं, टेंशन से कुछ नहीं होता है, मस्त होकर जियो यार।
चलिए बात करते हैं हम लोग आज किसकी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग और रॉड कॉन्सेप्ट। स्ट्रिंग टाइट, टाइट स्ट्रिंग और रॉड कॉन्सेप्ट, रॉड कॉन्सेप्ट। सर ये क्या कॉन्सेप्ट है? कंस्ट्रेंट रिलेशन का ही है, ठीक है, ध्यान से समझना यार चीजों को, समझ रहे हो बेटा। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है हमसे कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है ऐसे, दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, अगर ये पॉइंट V से जा रहा है और ये टाइट है तो ये पॉइंट भी V से जा रहा होगा। बच्चों अगर हमें इस रस्सी को टाइट रखना है तो क्या करना पड़ेगा, जिस वेलोसिटी से पॉइंट मूव कर रहा है इसके पीछे उसी वेलोसिटी से तो ये पॉइंट जाएगा। अरे स्ट्रिंग तो कनेक्टेड है ना सारी, भाई जैसे आपने इस चौक को बेटा ऐसे खींचा तो हर पॉइंट आगे चला जाएगा, जिस वेलोसिटी से आगे जा रहा हो आगे वाला पॉइंट जा रहा है उसी से पीछे वाला पॉइंट भी जा रहा है वो उसी वेलोसिटी से। यानी हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी कंपोनेंट्स अलोंग द रॉड और अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। समझ रहे हो? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग टाइट स्ट्रिंग। ध्यान से, ऐसा नहीं लूज पड़ी है स्ट्रिंग उसमें पूछ रहे हैं सर देखो यहां तो बराबर ही नहीं हो रहा है, टाइट स्ट्रिंग और रॉड, वेलोसिटी कंपोनेंट्स अलोंग टाइट स्ट्रिंग और रॉड मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। समझ रहे हो यार, सेम रहते हैं कॉन्सेप्ट, सॉरी सेम रहते हैं वेलोसिटी कंपोनेंट। सर एक एग्जांपल देखो, अगर बच्चा हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ये रॉड है, रॉड ठीक है, ये जा रहा है इस तरफ एंगल 37 पर, ठीक है, इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से ये पॉइंट ए, और रॉड का ये वाला पॉइंट जा रहा है इस तरफ 53 डिग्री एंगल पर, और ये दे रखा है हमें V की वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ V, फाइंड वैल्यू ऑफ V। क्या करना है बेटा आप लोगों को, आपको क्या करना है बच्चों, जब भी रॉड का केस हो, स्ट्रिंग का केस हो, वेलोसिटी कंपोनेंट्स लेने अलोंग द रॉड, अलोंग द रॉड वेलोसिटी कंपोनेंट्स सेम कर देने हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यार, ये सॉल्यूशन करें यहां पर, यहां सॉल्व कर दे रहे हैं इसको, क्या हो जाएगा, ये तो रॉड थी बेटा इस तरीके से, ये रॉड है इस तरीके से यार, ठीक है, यहां पर वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल 37, तो 20 का कंपोनेंट कितना आएगा बेटा इधर, 20 का कंपोनेंट 20 cos 37, V का कंपोनेंट इस तरफ कौन सा आएगा बच्चों, V का इधर कंपोनेंट आएगा V cos 53, ठीक, V cos 53 ये इधर। अब याद है ये दोनों कंपोनेंट कैसे हो गए, मैंने बाकी कंपोनेंट नहीं लिखे यहाँ पे, एक इधर आता है एक इधर आता, सर वो क्यों नहीं लिखे, उनका एंगुलर वेलोसिटी में रोल आएगा, सर्कुलर मोशन में बढ़ाऊंगा बेटा उनको, उनकी यहां जरूरत नहीं है, यहां उनको मैंने मेंशन भी नहीं किया है। तो ये कंपोनेंट बच्चा अलोंग दिस कंपोनेंट तो इक्वल होगा स्ट्रिंग के अलोंग अनुदिस, ये कंपोनेंट इक्वल कर दो बेटा, तो क्या लिख दोगे, V cos 53 इज इक्वल टू 20 cos 37, आ गया वैल्यू V का, समझ रहे हो, V का वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं सर इसी पर बेस्ड। मान लेते हैं सर दो वर्टिकल वॉल है इस तरीके से, और हमें एक इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है इधर ये, और ये वाला जो पॉइंट है बेटा वो इधर जा रहा है किसी वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से, एंगल है इस इंस्टेंट पे 37 डिग्री। तो हमसे पूछा बच्चों ये अपर एंड, इस जो रॉड का अपर एंड है ये किधर जाएगा और कितनी वेलोसिटी से जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अपर एंड क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ अपर एंड, समझ रहे हो, ये क्या होगी यार, ये पूछा हमसे। तो रॉड आ गई
रॉड आ गई तो यार कॉन्सेप्ट तो क्या करना है बच्चों, अलोंग वाले कंपाउंड लेने हैं यार। चलो सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने के लिए बेटा मैं क्या करूं, ध्यान से देखो आप लोग, ये हमने कंसेप्ट ये ड्रॉ कर लिया, सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं यार, थोड़ा सा पेन चला लेते हैं यहां पर, ठीक है। ये रॉड हम लोगों ने ड्रॉ कर ली इधर। अब ये जो वेलोसिटी है इधर है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो आपको पता अंडरस्टूड है ये इधर ही जाएगा डाउनवर्ड। सर क्यों जाएगा डाउनवर्ड, अरे यार कॉमन सेंस सोचो, जब ये इधर जाएगा, ये खिसकाओगे तो ये नीचे गिरेगी इधर से, तो हमने क्या बोल दिया इसको, v बोल दिया। सर ये एंगल 37 था इस इंस्टेंट पर, तो उसी क्षण उसी इंस्टेंट पर ये क्या आएगा बेटा, 53 डिग्री हो जाएगा, 37। अब बच्चों में क्या करना है, अलोंग द रोड वेलोसिटीज को डिवाइड कर दो यार। तो हम लोग क्या करें सर, ये अलोंग द रोड मतलब ये इधर है, डिवाइड कर दें इसको, तो क्या आएगा बच्चों 37, तो ये भी 37, तो 10 का ये कंपोनेंट कितना आएगा, 10 cos 37। v का कंपोनेंट इधर कितना आएगा बेटा, v का कंपोनेंट v cos 53। क्या कर दोगे बच्चा, इन दोनों कंपोनेंट्स को इक्वल कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, v का वैल्यू। समझ रहे हो, आसान है या टफ है बेटा, बहुत इजी है सर, ये तो कर पाएंगे हम लोग। यानी जैसे ही रॉड दिख जाए तो हम लोग वहां पर बेटा वेलोसिटी अलोंग द रॉड क्या कर दो, इक्वल कर दो, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करूं, और नेक्स्ट एग्जांपल एक और रस्सी पे देख लें कि एग्जांपल स्ट्रिंग पे, वैसे तो मैंने टी डॉट वी से समझाया था, पर ये अलोंग वाले से भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर जा रहा है, ये v से इधर जा रहा है एंगल थीटा, ये कितने से जाएगा इधर v डैश से, वैल्यू बतानी v डैश की क्या आएगी, समझ रहे हो, तो निकाल सकते हैं आसानी से यार। टी डॉट वी से भी समझाया था मैंने, वैसे तो आप लोग कर सकते हो, टी डॉट वी से भी कर सकते हो। और यहां पर देखो v के कंपोनेंट, v डैश का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग क्या आ जाएगा बेटा, v डैश का v डैश cos थीटा, तो ये अलोंग द स्ट्रिंग v डैश cos थीटा, तो अलोंग क्या है v, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, v डैश cos थीटा इज इक्वल टू v डैश की वैल्यू क्या आ गई, v बाई cos थीटा। समझ रहे हो यार, कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, हटा दो इसको मैं, चलिए चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यार। इस तरीके से एक यहां पुली लगा हुआ है, एक पुली यहां लगा हुआ है, ठीक है, और ये इधर, ठीक है बेटा। ये जा रहा है इधर v से, ये भी जा रहा है v से, तो ये कितने से जाएगा, v डैश से, ये हमसे पूछा है। तो आप लोग बच्चा टी डॉट वी से भी कर सकते हो या इससे भी कर सकते हो, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, देखो स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट, देखो स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट क्या है इधर, v, समझ रहे हो, ये ठीक है v। अब देखो v डैश से जा रहा है, तो ये ब्लॉक v डैश से जा रहा है, तो ये क्या हो गया, v डैश अपवर्ड। अब v डैश से कंपोनेंट क्या आएगा बेटा इधर, v डैश cos थीटा, तो v डैश cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v हो जाएगा। तो v डैश का वैल्यू कितना आ गया बेटा, v बाई cos थीटा, आ गया आंसर। समझ रहे हो, तो हम आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब बेटा हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे यार, ठीक है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं अपन लोग, अब समझ रहे हो। एक क्वेश्चन और करना चाहो तो और कर लेना, एक क्वेश्चन मैं यहां नोट कर दे रहा हूं, ये इस तरफ, और यहां पर एक पुली है, स्ट्रिंग ये, और ये जा रहा है इधर v से जा रहा है ये ब्लॉक, एंगल थीटा,
V से जा रहा है, ये पूछा ये कितने से जाएगा अपवर्ड, V डैश से, रिस्ट्रिक्शन लगे हुए इस पे इधर जाने के, क्या कर दोगे भाई, अलोंग द कंपाउंड सेम, बेटा ये V से जा रहा है तो V डैश का कंपाउंड कौन सा आएगा बच्चों इधर, V डैश cos थीटा, V डैश cos थीटा इज इक्वल टू V, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम लोग कांस्टेंट रिलेशन को कंप्लीट करने के बाद अब हम चलते हैं बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर। सर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को आज स्टडी करेंगे भाई, ठीक है। चलिए देखिएगा, चलिए बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अब सबसे पहले बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया। बच्चों इनर्शिया या फर्स्ट लॉ समझना अच्छे से ध्यान से, आज हम लोग फर्स्ट लॉ को ही स्टडी करेंगे, कल हमारा आएगा सेकंड लॉ, तो आज हम लोग काम सिर्फ और सिर्फ किस पे करेंगे बेटा, फर्स्ट लॉ मोशन पर, ठीक है। तो बेटा हर बॉडी क्या चाहती है, जैसे मान लो मैं हूं, मैं अपनी स्टेट में चेंज का अपोज करता हूं, कोई मुझ पे धक्का लगाए तो मैं रुकने की कोशिश करूंगा, समझ रहे हो। मान लो मैं मूव कर रहा हूं और कोई मुझ पे फोर्स लगाएगा तो मैं उसका अपोज करूंगा। यानी कि ये लॉ क्या कहता है कि मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी, किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण, जिसकी वजह से वह अपनी मोशन में चेंज का अपोज करता है या अपनी स्टेट में अपोज का चेंज करता है। स्टेट मतलब अगर वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहता है, मोशन कर रहा है तो मोशन में रहना चाहता है, समझ रहे हो। तो पहले हमने स्टेटमेंट एक बार लिख दे रहे बेटा, इसका मतलब क्या है, तो हम लोग क्या बोल सकते बेटा इसके अंदर, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल by virtue which it oppose the change in its state of motion or rest. Property of a material by virtue which it oppose a change in its state of motion or rest. बेटा क्या बोला गया है, मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मटेरियल अपनी मोशन में या रेस्ट की स्टेट में चेंज का अपोज करता है, समझ रहे हो। यानी इसको लॉ को बेटा आपको छोटी क्लास में समझाया गया होगा और आज मैं इसको बड़ी क्लास में समझा रहा हूं, और इस बड़ी क्लास है क्या, ठीक है, बड़ी ही है, ध्यान समझना बेटा। चलिए तो सर ये जो अपोज होता है, ये अपोज होता है सर, ये बॉडी जो है अपनी स्टेट में चेंज का अपोज क्यों करती है, ड्यू टू इनर्शिया। सर ये इनर्शिया क्या रामायण है, इनर्शिया इज अ मेजरमेंट ऑफ मास। ये इनर्शिया बेटा हम लोग किससे मेजर करेंगे, मास से।
जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा, यानी कि उतना ज्यादा वो अपने चेंज, जो भी आप चेंज करना चाहते हो उसका अपोज करेगी। बॉडी का मास ज्यादा, ज्यादा अपोज, ज्यादा इनर्शिया। सही है। अब मैं इसको बेटा दूसरे शब्दों में लिखना चाहूं, नेक्स्ट शब्दों में लिखना चाहूं, इफ अ बॉडी एट रेस्ट और in uniform motion, if a body at rest or in uniform motion, then it remains in its state unless external force, any external force is applied। बेटा क्या बोला गया? अ बॉडी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, देन इट रिमेन इन इट्स स्टेट अंटिल अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। बेटा जब तक बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए तब तक बॉडी अपनी स्टेट में ही रहना चाहती है। रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहती है, और मूव अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में ना वेलोसिटी कांस्टेंट, तो उसी स्टेट पे रहना चाहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाया जाए। समझ रहे हो? चलिए समझ लो बेटा। अ बॉडी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, then it remains in its state until unless any external force is applied। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक वो अपनी स्टेट में ही रहेगी। तो आप ऐसा समझ लो बच्चों, यहां पे आप ऐसा समझ सकते हैं बेटा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। सही है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि सर ऐसा देखो, दिमाग में ये चीज भी थ्योरी बना सकते हो क्या कि अगर बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो है सर, कैसा है? जीरो, देन या तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी। ध्यान समझना बेटा, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। मैंने क्या बोला है कि बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तब तक बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में। इसको बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सही है। दिस इज और ये बोलता है बेटा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और ये है बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम। दोनों ही इक्विलिब्रियम की बातें हैं, दोनों ही इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करते हैं। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों बोला आपने? बेटा इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ेंगे हम रोटेशन के अंदर। बॉडी के लिए, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में तो क्या कंडीशन होती है? अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है? पॉइंट। अगर पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है रेस्ट पर, इक्विलिब्रियम में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है इक्विलिब्रियम में, उसको भी इक्विलिब्रियम बोले। कौन सा इक्विलिब्रियम? लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम। और ये क्या बेटा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो? तो अब बेटा इस लॉ को बहुत अच्छे से समझना बहुत ही शानदार चीज है बच्चों। इसमें अब देखो कैसे क्वेश्चंस पे हमें क्लिक करना होता है, क्वेश्चंस पे हमें कैसे जाना होता है। सबसे पहले अगर बेटा एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसके दो मतलब है, या तो वेलोसिटी इसकी जीरो है या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब इसका रिवर्स प्रोसेस, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब इस पे फोर्स जीरो लगा हुआ है,
अगर किसी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इस पर फोर्स 0 लगा हुआ है। तो हमें क्वेश्चंस यहां से उठाने पड़ते हैं। कैसे? बॉडी को हमने रेस्ट पे कर दिया, तो रेस्ट पे देखते ही कि बॉडी रेस्ट पे, नेट फोर्स 0, तो नेट फोर्स हम 0 दिखा देते हैं उस पर। बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, नेट फोर्स 0 दिखा देते हैं उस पर। समझ रहे हो? इस तरीके से तो क्वेश्चंस बेटा हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। बॉडी रेस्ट पर होगी तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा बॉडी रेस्ट पे तो इस पर नेट फोर्स 0, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, नेट फोर्स 0। ठीक है, अब सर इसको अप्लाई कैसे करते हैं? तो पहले एक बार आप नोट कर लो बेटा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अच्छा बेटा, ये इनर्शिया भी 3 टाइप का होता है। ठीक है, इनर्शिया भी कितने टाइप का होता है? इनर्शिया जो है कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। कौन सा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कि बॉडी अपनी जो रेस्ट वाली स्टेट है उसमें चेंज का अपोज करेगी। मतलब ओवरऑल तो ये बोल रहा हूं बेटा मैं कि बॉडी अपनी स्टेट में चेंज का अपोज करती है। आप धक्का दोगे तो धक्का नहीं देना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे आपकी बॉडी आपको बोला जाए पढ़ तो पढ़ना नहीं चाह रही है। समझ लो, अपोज अपोज इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पड़ी हुई आप धक्का दोगे तो अपोज करेगी। इनर्शिया मोशन, मोशन में चल रही है, रोकने की कोशिश करो तब भी अपोज करेगी। डायरेक्शन, बॉडी की डायरेक्शन बदलना चाहोगे तब भी वो अपोज करेगी। तो इनर्शिया 3 टाइप का होगा बेटा। और मास इज अ मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मास इज अ मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मास जो है बेटा इनर्शिया को शो करेगा। मास ज्यादा तो ज्यादा इनर्शिया। इनर्शिया मतलब अपोज, इनर्शिया मतलब अपोज, इनर्शिया मतलब क्या बेटा? अपोज। क्लियर? अपोज किस किस में सर? स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन, इन सभी स्टेट में अपोज जो है वो अपोज को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। और इनर्शिया डिसाइड कहां से होता है? मास से। मास ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा। क्लियर? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? मास इज अ मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। कहीं भी एक पॉइंट लगा के लिख सकते हैं, यहां पर नोट लगा के, मास इज अ मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलिए यहां तो बना लिया बच्चों। अब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा इन पर बेस्ड। कैसे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से समझना चीजों को। हटा दें यार। देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ को समझना और फिर इसके क्वेश्चंस करना और फिर उन क्वेश्चंस का आंसर सही करना, ये अपने आप में बताता है कि हमारे कॉन्सेप्ट कितने बिल्डअप है, कितने स्ट्रांग हैं और कितने इंजॉय के साथ हमने स्टडी को किया है। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम अप्लाई कैसे करते हैं? हाउ वी अप्लाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उससे पहले मुझे कैसे पता चलेगा सर कि मुझे न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है? मुझे थॉट कैसे आएगा सर? मुझे तो थॉट ही नहीं आते सर। मुझे तो पता नहीं क्या क्या थॉट आते हैं अपने जीवन काल में, लेकिन पढ़ाई वाले थॉट नहीं आते। समझ रहे हो? तो सबसे पहले बेटा थॉट का आना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले बेटा क्या है? थॉट का आना जरूरी है। सर मुझे थॉट तो बताओ, कब आएगा ये थॉट? आप कैसे सोचते हो? आपको कैसे थॉट आता है? बताता हूं अभी। ठीक है, सबसे पहले बात करें भाई थॉट की। थॉट, ओके, मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं आज, थॉट। ठीक है, चलिए बेटा सबसे पहले मैं थॉट कैसे आएगा सर न्यूटन फर्स्ट लॉ का? तो आपका की कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। थॉट कैसे आएगा? आपको बॉडी कैसे दिख जाए? या तो रेस्ट पे पड़ी हो, बोला जाए कि बॉडी रेस्ट पे इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, मतलब फर्स्ट लॉ को सोच लो। ठीक है, इफ v इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू कांस्टेंट, then build up
द थॉट ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ थॉट आ गया कि फर्स्ट लॉ लगेगा। फर्स्ट लॉ का मतलब क्या है? अब फर्स्ट लॉ कैसे लगेगा? अब ये तो पता चलेगा कि सर ये सही बात है, थॉट आ गया मुझे, फर्स्ट लॉ मुझे लगाना है। फर्स्ट लॉ हमें सिखाता है बेटा कि फर्स्ट लॉ का मतलब है कि बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स क्या होना चाहिए? अब हो सकता है उस पर एक फोर्स, बहुत सारे फोर्सेस, सभी का वेक्टर सम क्या कर दिया हमने? जीरो कर दिया। ओके, बहुत अच्छी बात है सर, जीरो कर दिया। इसके बाद क्या करूं फिर? इसके बाद बेटा डायरेक्शन डिसाइड कर दो, एक्स और वाई। बॉडी पर लगने वाला एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो होना चाहिए, बॉडी पर वाई डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स जीरो होना चाहिए, और जेड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स जीरो होना चाहिए। यानी कि तीनों डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स जीरो होना चाहिए। सर ये मैं एक्स वाई डायरेक्शन कैसे डिसाइड करूंगा? क्या मुझे फिक्स रखना है कि एक्स इसको, वाई इसको, या एक्स इसको, वाई इसको, किसको अज्यूम करना है? समझ रहे हो? तो इसमें क्या करोगे बेटा, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ जब हम अप्लाई करते हैं तो यहां कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पर। आप अपनी चॉइस से कोई भी डायरेक्शन ले लो, मैं इसको इधर एक्स ले रहा हूं, वाई ले रहा हूं, इधर ले रहा हूं एक्स, इधर ले रहा हूं वाई, कहीं भी एक्स कहीं भी वाई, कुछ भी अज्यूम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है फर्स्ट लॉ में। सेकंड लॉ में जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि एक्सिस कैसे चूज किए जाते हैं, बट फर्स्ट लॉ में एक्सिस कैसे चूज किए जाते हैं इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी डायरेक्शन में चूज कर सकते हो। यही तो इंपॉर्टेंट बात है, समझ रहे हो? तो हम कैसे अप्लाई करते हैं, हाउ वी अप्लाई न्यूटन फर्स्ट लॉ? बेटा थॉट के बाद ये रामायण दिमाग में रहे हमारे। अब हम कैसे अप्लाई करते हैं, हाउ वी अप्लाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सबसे पहले बेटा हमें ये तो पता चल गया कि थॉट आ गया हमारे माइंड में कि फर्स्ट लॉ लगेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ड्रॉ एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो बॉडी का। सबसे पहले थॉट आने के बाद कि फर्स्ट लॉ लगेगा, तो फर्स्ट लॉ लगेगा एफबीडी बनाओ भाई। रिजॉल्व, ये एफबीडी बना दिए बेटा, सारे फोर्सेस दिखा दिए। अब रिजॉल्व द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी in different directions x, y and z. Sir, x, y, z according to your choice. According to your choice. According to your choice. अब सर क्या करना है हमें? शो एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो, वाई डायरेक्शन में फोर्स जीरो, जेड डायरेक्शन में फोर्स जीरो। बोलो क्लियर है यार? ये ऐसे अप्लाई होगा। सबसे पहले थॉट का आना, फिर नेट फोर्स क्या दिखाओगे बेटा, फिर अप्लाई कैसे करोगे? ड्रॉ एफबीडी, resolve the forces acting on the body in the different directions x y z। सर x y z कैसे अज्यूम करूं? अकॉर्डिंग टू your choice, जैसे भी आपकी चॉइस है यार, ऐसे कर सकते हो। x y z कहीं भी अज्यूम करो, किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। सुन लिया क्या यार? ठीक, समझ रहे हो? कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ रुको, सेकंड लॉ में फर्क पड़ता है। सेकंड लॉ जब सिखाऊंगा तो वहां फर्क पड़ता है कि एक्स कैसे लेना है, वाई किधर लेना है, कौन से डायरेक्शन को चूज करना है, ठीक है? लेकिन यहां आप कोई भी डायरेक्शन लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फोर्स को किसी भी डायरेक्शन में रिजॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान से नोट कर लेना की कॉन्सेप्ट में, ठीक है? फोर्सेस को कैसे भी रिजॉल्व कर सकते हो। रिजॉल्व द फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन, नो डिफरेंस ऑन द आंसर। अब क्या करो बेटा? शो सारे फोर्स, सभी डायरेक्शन में फोर्स जीरो दिखाने चाहिए, जीरो दिखा दो। क्लियर? चलिए बेटा अब मैं सिखाता हूं आपको क्वेश्चन, एग्जांपल से हम सीखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं फर्स्ट लॉ की। चलिए स्टार्ट करें यार। एग्जांपल हटा दें भाई।
ओके, हमें तो भैया अपनों ने कूटा, समझ रहे हो, क्यों गैरों को तो पता ही नहीं था ना अपने बारे में, अपनों को ही पता था, उन्होंने कूटा। ठीक, हड्डियां भी तोड़ी, ऐसी जगह तोड़ी जहां पर ऑक्सीजन की कमी बहुत थी, समझ लो। आजकल तो ऑलमोस्ट हर जगह पर ऑक्सीजन ही नहीं है। अरे ऑक्सीजन भाई जीवन में खूब है, एक्सरसाइज करो, योगा करो थोड़े बहुत सुबह सुबह। अरे सर कौन जगेगा इतनी जल्दी, सुबह ही तो आते हैं मुझे अच्छे अच्छे सपने, और आप कह रहे हो योगा करो। जितने भी स्वीट ड्रीम है सर मुझे सुबह ही आते हैं, इसलिए योगा का नाम लो प्लीज। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं, योगा इधर आ जाओ। देखो अब फालतू बातों में फुल मजे लेते हैं। चलिए भाई एग्जाम्पल सिखाता हूं बेटा। अब सबसे पहले थॉट कि वी बॉडी रेस्ट पर है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, तो इजी एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं यार। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। ये है पहला क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, गरीब क्वेश्चन, 10 kg, गरीब है एकदम। टेंशन पूछिए क्या आएगी? टेंशन इन द वायर, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन द स्ट्रिंग। बहुत मासूम क्वेश्चन है, टेंशन पूछिए। अच्छा ये सोचो कोई जा रहा बेचारा, कहीं नहीं जा रहा सर, कहीं नहीं जा रहा हो रो, कहीं नहीं जा रहा, इसका मतलब फर्स्ट लॉ, वेलोसिटी जीरो है, फर्स्ट लॉ पे आ गए। ओके, फर्स्ट लॉ मास्टर ने बोला था कि भाई थॉट आने के बाद एफबीडी बनाना, बना देते एफबीडी। तो बच्चों सॉल्व कर दें यार। तो जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बेटा, ये हो गया इस तरफ, और 10G पहले ही सिखा चुका हूं कैसे लगे डाउनवर्ड, स्ट्रिंग में टेंशन टी। लो एफबीडी हम पहले ही सीख चुके थे, नहीं तो यहां रोना हो जाता आज। एफबीडी नहीं बना पाते तो दिक्कत होती, बोलते यार इधर क्यों लगा दिया, इधर क्यों लगा दिया फोर्स। अब बेटा देखो कोई डायरेक्शन यहां पे एक्स और वाई, एक्स वाई जेड डायरेक्शन नजर आ रही है, सही है। सभी डायरेक्शन में फोर्स पहले से जीरो, एक्स में कोई है ही नहीं, जेड में कोई है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोर्स यहां क्या लगा हुआ है, वाई डायरेक्शन में। अब वाई डायरेक्शन में लगा हुआ है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो नेट जीरो होने का मतलब क्या होता है बेटा, जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है। तो हम लोग वाई डायरेक्शन में फोर्स जीरो दिखाएंगे, वाई डायरेक्शन में सर फोर्सेस का सम जीरो होगा। इसका ये मतलब है जो इधर फोर्स लग रहा है वो इसकी इक्वल आएगा, तभी तो नेट जीरो आ पाएगा। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10G। आंसर आ गया। अरे वाह सर वाह, गजब क्वेश्चन। अरे क्या गजब क्वेश्चन, गरीब क्वेश्चन था, पहले छोटा एग्जाम्पल लिया था समझाने के लिए। और ये गड़बड़ हो गई सर, हम तो खुशियां मना रहे थे। चलिए बेटा ये बॉडी है इस तरफ, एंगल 37 पर, ये सर 37 बहुत लेते हो एंगल यार आप, और एक फोर्स ले रखा है हमने इधर 20 न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से मास m, पता नहीं मास m की वैल्यू हमें पूछा है बच्चा, हमें ये पूछा है सर वैल्यू ऑफ मास ऑफ ब्लॉक। ठीक है, सेकंड टेंशन इन द वायर, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, बॉडी रेस्ट पर है, कहीं जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। कैसा बेटा, ये रेस्ट पर पड़ा हुआ है। तो जैसी रेस्ट और जैसी बोला बेटा रेस्ट, इसका मतलब क्या है, थॉट आ गया, फर्स्ट लॉ, नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो, सबसे पहले एफबीडी बनाओ, मास्टर ने जो बोला था उन बातों को मान लेता हूं, समझ रहे हो। बॉडी था बेटा यहां पर, mg लगेगा डाउनवर्ड, बहुत अच्छे, फोर्स लगेगा एक इधर जो कि 20 न्यूटन दे रखा है मुझे, और टेंशन फोर्स लग जाएगा इस डायरेक्शन में, टेंशन। सर एंगल कैसे पता करेंगे, अल्टरनेट से 37 तो ये भी 37, तो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट कितना, सॉरी एंगल क्या आएगा 37।
सर अब फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करूं? कैसे भी रिजॉल्व कर, तेरी इच्छा है यार, ऐसे भी रिजॉल्व, एक्स और वाई ऐसे मान लो, एक्स और वाई ऐसे, इसलिए मैं मान ले रहा हूं बेटा क्यों, कम से कम फोर्सेस को मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा अगर मैं एक्स और वाई ऐसे अज्यूम करता हूं। क्यों? ये तो एक्स में ही हो गया, समझ रहे हो, ये एक्स में ही हो गया, ये वाई में हो गया, तो इन दोनों को तो रिजॉल्व ही नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ इसको करना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यार, टी का इधर कंपोनेंट कौन सा आएगा बेटा, टी cos 37 बच्चों, और ये कितना आएगा बच्चा, टी sin 37, टी sin 37, समझ रहे हो। अब हम क्या करते हैं, नेट फोर्स 0 इन द एक्स डायरेक्शन और नेट फोर्स 0 इन ऑल्सो वाई डायरेक्शन। तो नेट फोर्स 0 दिखाने का मतलब इतना सारा तामझाम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली कर दिया करेंगे। अब समझ रहे हो, क्योंकि हमें नीट के एग्जाम में देना, तो वहां स्पीड भी तो चाहिए यार, तो हम फालतू लिखते रहेंगे, बोर्ड छोड़ना पड़ रहा है यार। क्या करोगे, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन विल बी 0, मतलब दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, तभी तो नेट 0 पाएगा। तो हम क्या लिख देंगे सर, 20 इज इक्वल टू 10 टी sin 37, sin 37 हो तो 3/5, वैल्यू पुटअप करती डायरेक्ट बच्चों, 5 इधर जाएगा तो टी की वैल्यू आ गई 100/3 न्यूटन, आ गया टेंशन का वैल्यू, समझ रहे हो। ये कंपोनेंट इक्वल टू दिस कंपोनेंट, तो हम लोग क्या लिख देंगे यार, टी cos 37 इज इक्वल टू mg, ये आ गया बेटा 4/5 और m और 10, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5 को मल्टीप्लाई करो, सॉरी बेटा m की वैल्यू पूछिए, टेंशन कितना है 100/3, 4/5 m इंटू 10, 10 ने 0 ने 0 को मारा, इसने 2 टाइम्स मारा, 2 इंटू 8/3, ये m की वैल्यू 8/3 kg, समझ रहे हो, m की वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हो बच्चा। क्वेश्चन हो गया ये। अगला एग्जांपल देखते हैं, मजे आएंगे यार, एग्जांपल देखते रहो तुम लोग आप तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तो एक बार नोट कर लो, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, नोट कर लो एक बार यहां तक, सही है। कुछ अच्छे एग्जांपल लेंगे तो यार अच्छा रहेगा, मजे आएंगे यार। चलिए एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट, चलिए आगे हटा दूं यहां से मैं इसको, ठीक। नोट करें आप लोग, नोट्स प्रॉपर बनाएं बेटा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद या किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको सच में ये फील करा दूंगा मैं 100% कि भाई सब्जेक्ट तो ऐसे सीखा जाता है, सब्जेक्ट तो ऐसे पढ़ा जाता है, सब्जेक्ट में नंबर ऐसे लाए जाते हैं, समझ लो। चाहे कोई भी चैप्टर हो बेटा, ये मेरा कमिटमेंट है। और आप चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको लगे कि हमने बहुत अच्छा पढ़ा है, तो जरूर बताना जरूर यार, सही है। कुछ सीखो, कुछ ऐसा फील हो कि हाँ शानदार सीखा है, लेकिन इसके लिए आपको क्लासेस सारी देखनी होंगी। कहीं भी कोई क्लास मिस कर ली तो मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ पे ही कवर करेंगे, एग्जाम्पल वगैरह, ठीक है। सेकंड लॉ तो कल बताऊंगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं यार बच्चों। इस तरीके के एग्जाम्पल है, जैसे आपने देखा भी होगा, ये एम मास, ये इधर है मास, ये √3 m मास, एंगल थीटा। हमसे पूछा वैल्यू ऑफ थीटा क्या आएगा, वैल्यू ऑफ थीटा क्या आएगा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम, वैल्यू ऑफ थीटा। बेटा बस हमारा काम है इक्विलिब्रियम देखते ही बॉडी रेस्ट पे नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, तो बेटा क्या बना दो, सिर्फ और सिर्फ यहां पर हमें बनाना है क्या भाई, एफबीडी। सर स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट हुई ऐसे ऐसे, यहां से इधर और यहां पे आके जुड़ गई। क्या करो बेटा, एफबीडी बना दूं, यहीं पे बना दूं भाई, टेंशन इधर टी, स्मॉल mg, यहां पर टी 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 mg, समझ रहे हो। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, t इज इक्वल टू mg हो गया। t का कंपोनेंट इधर कितना आएगा बेटा, t
टी कोस थीटा और एक क्या आएगा टी साइन थीटा। ऐसे इसके टी साइन थीटा तो आपस में मर मिटेंगे क्योंकि अपोज में चल रहे हैं, अपोज में चल रहे हैं, मर मिटेंगे। सपोर्ट में चलेंगे तो वो ऐड हो जाएंगे यार। टी कोस थीटा तो टी कोस थीटा ऐड हो गए और डाउनवर्ड क्या आएगा √3m इंटू जी। तो बच्चों क्या आएगा यहां से t की वैल्यू m इतनी आ गई और 2t cos थीटा विच इज इक्वल टू √3m इंटू जी। बच्चों 2t की वैल्यू क्या है mg इंटू कोस थीटा √3mg। mg ने mg को खूब मारा बेटा, cos थीटा इक्वल टू √3/2। cos में कितने का वैल्यू होता है ये cos 30, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। समझ लो थीटा 30 डिग्री आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं यार, अभी समझ रहे हो, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल और यार। एग्जाम्पल ये है बेटा, यहां से इस तरफ इधर एंगल 30 डिग्री, दिस ऑल्सो 30 डिग्री। टेंशन पूछा है, मास m है, ठीक है। दोनों वायर में हमसे टेंशन पूछा है, मास m है कि भाई टेंशन की वैल्यू क्या आएगी दोनों में, ठीक है। टेंशन की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कुछ ही वैल्यू जो भी हो। तो वैल्यू ऑफ टेंशन, वैल्यू ऑफ टेंशन, ठीक है। अब इन बोथ वायर, इन 3 वायर, वायर 1, वायर 2, वायर 3, ठीक है। इन 3 वायर, 3 पार्ट्स ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे सर हम लोग, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में दे रखा है, कहीं नहीं जा रहा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। बेटा ये एंगल सेम दे रखे हैं, बच्चों क्या करें इक्विलिब्रियम देखते ही सर हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पर टेंशन लगा दें यार, क्या होगा T3 mg, ये T3, बच्चों इधर टेंशन मान लेते हैं T1, इधर मान लेते हैं T2, और एंगल, एंगल ये जो भी होगा बेटा 60 डिग्री, थोड़ा देखना अच्छे से, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। क्यों सर 60 डिग्री 60 डिग्री? अरे बेटा ये लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, यहाँ 90 आएगा, 30 तो 60 आएगा, 90 तो 90 या 30 60 आएगा, ठीक है। अब हम t को डिवाइड करें तो T1 का अदर कंपोनेंट कौन सा आएगा, T1 cos 60, और एक कंपोनेंट आएगा इधर T1 sin 60, ऐसे बेटा इधर T2 sin 60, T2 cos 60। अब बेटा ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये चीज और ये चीज इक्वल होगी 100%। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, T1 इज इक्वल टू T2, दोनों इक्वल आ गए, बिकॉज ये दोनों एंगल सेम थे। एंगल θ1 अज्यूम करो और θ2, कैसे दोनों सेम 60 डिग्री, टेंशन सेम हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो बेटा दोनों ऐड कर दें, T1 cos 60 प्लस T2 cos 60 विच इज इक्वल टू T3 मतलब जो डाउन लग रहा है, दिस इज T3, और T3 किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा, T3 mg की इक्वल आ जाएगा। तो दोनों इक्वल है तो किसी एक में कन्वर्ट कर दें, तो T1 ऐड कर दिया, T1 cos 60, T1 में ऐड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दें यार, और T3 की वैल्यू क्या आएगी mg। तो यहां से बेटा cos 60 कितना आ जाएगा 1/2, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी mg। समझ लो T1 और T2 कितने हो जाएंगे, mg हो जाएंगे। बोलो क्लियर है यहां तक, ठीक है। इस तरीके से समझ रहे हो, T1 का वैल्यू आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और लेता हूं, अभी नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं यार, हटा दें यहां से इसको। बेटा एक लामीज थ्योरम और आएगा, ये लामीज थ्योरम, सही है। वैसे तो इसका कोई यूज नहीं आता है, पर तब भी मैं लिखा दे रहा हूं, जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में आ जाएगा, अरे यार मास्टर ने लामीज थ्योरम तो बताया ही नहीं,
हो सकता है इसको आता ही नहीं हो। समझ रहे हो, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं बेचारे, कंफ्यूजन्स के दौर से गुजर जाते हैं। लामीस थ्योरम की बात करें, क्या हो भाई, काम चल तो रहा है तुम्हारा, हो जाता है सर। चलिए लामीस थ्योरम की बात करें, ठीक है बेटा। लामीस थ्योरम का मतलब है कि एक ही बॉडी पर, ठीक है, एक बॉडी पर बच्चों एक पॉइंट लाइक बॉडी है, सपोज ऐसे F1, F2 एंड F3, ये फोर्सेस लगे हुए हैं, ठीक। सपोज ये एंगल अल्फा, बीटा और ये गामा। लामीस थ्योरम की जो लामीस थ्योरम बेटा वो उसकी वैलिडिटी क्या है, वो कब लगता है? बॉडी मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, body must be in equilibrium। सबसे पहले कंडीशन तो ये है बॉडी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। और सेकंड, 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी, 3 फोर्स लगने चाहिए। कोप्लेनर, कोप्लेनर भी बोल सकते हैं, कोप्लेनर, कोप्लेनर लिखा हो बेटा, ये एक ही प्लेन में भी होनी चाहिए फोर्स, ठीक। अब बात करें सर, ये 3 फोर्सेस लगे हुए हैं, लामीस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। लामीस थ्योरम क्या कहती है? तो बेटा लामीस थ्योरम क्या कहती है हमसे, पहले तो इन तीनों के कारण, तीनों फोर्सेस की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में है। F1, F2, F3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 होगा इनका वेक्टर सम। कंसेप्ट ये होता है कि F1 के डाउन में सामने एंगल कौन सा बेटा, F1 के सामने एंगल देखो, सामने अपोजिट एंगल, F1 के अपोजिट बीटा, तो साइन बीटा इज इक्वल टू F2, F2 के अपोजिट एंगल गामा, तो F2 डिवाइडेड बाई साइन गामा। F3 के अपोजिट एंगल अल्फा, F3 साइन अल्फा। समझ रहे हो? तो यहां से हम लोग ये लामीस थ्योरम से हम ये लामीस थ्योरम का स्टेटमेंट है ये, ठीक है। अब मैं इससे बेटा एक एग्जांपल करके बताते रहा हूं आपको, एक एग्जांपल देख लीजिएगा आप लोग, इसी थ्योरम से एक एग्जांपल बता दे रहा हूं, ठीक है। चलो देखिएगा बेटा, एक एग्जांपल ऐसे है, एक स्ट्रिंग ऐसे अटैच है यहां पर और ये इधर, ठीक। एंगल है बेटा ये 30 डिग्री, एंगल है ये 60 डिग्री, और इसका मास मान लेते हैं 10 kg, 10 kg। इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन T1, T2, T3, ये वैल्यू हमें बताने हैं, T1, T2, T3 के वैल्यूज क्या क्या आएंगे। तो सबसे पहले बेटा एंगल देख लेते हैं यार, ये एंगल कितने होंगे। तो बेटा ये 30 है तो ये एंगल कितना आएगा 60 डिग्री, और ये 60 90 तो ये कितना आएगा 30 डिग्री। समझ रहे हो यार, समझ रहे हो? अच्छा अब देखो ये जब एंगल अलग अलग हो गए बेटा, टेंशन अलग अलग हो जाए। जैसे मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें ये दोनों टेंशन सेम हो गए थे, बिकॉज ये वाले एंगल सेम है इसलिए एंगल सेम हो गए थे, ठीक। अब बात करने वाले हम लोग नेक्स्ट जो है बच्चों, ये दोनों एंगल अलग अलग हैं तो टेंशन भी अलग अलग होंगे, ये वैल्यू हमसे पूछी है। तो T3 की वैल्यू तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, T3 इक्वल टू 10G। चलिए इस पे लामीस लगा देते हैं। तो लामीस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेटा ये एंगल कितना आ जाएगा बताओ, ये एंगल कितना आएगा, देखो यहां से यहां तक, ये तो 90 है कंफर्म, ये 60 तो ये 30 हो जाएगा, तो ये 30 90 120 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा बेटा 150 डिग्री। तो हमें कुछ ऐसी पिक्चर नजर आ रही है कि T3 इधर है, T1 इधर है, T2 इधर है, ये एंगल है 120 डिग्री, ये एंगल कितना आ गया बेटा 90 डिग्री, और ये एंगल आ गया 150 डिग्री, ठीक है।
तो T3 की वैल्यू तो हम लोग क्या लिख देंगे डायरेक्टली 10G लिख देंगे भाई, 10G होगी। अब लगा दो लामीस थ्योरम, तो क्या आएगा यार, T1 के डाउन में अपोजिट एंगल ये रहा सर साइन 150, बेटा T1 के जस्ट अपोजिट 150 इज इक्वल टू T2 के जस्ट अपोजिट एंगल 120 साइन 120, T3 के जस्ट अपोजिट एंगल साइन 90। समझ रहे हो, लगा दिया लामीस थ्योरम। अब हम क्या करें सर, T3 की वैल्यू पता है 10G, तो बेटा क्या करो इस स्टेट में इसको और इसको इक्वल कर दो, सही है, दोनों को इक्वल कर दें तो क्या आ जाएगा T1, चलिए T1 साइन 53 साइन 153 कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस 60 cos 60 चला जाएगा, और cos 60 की वैल्यू क्या लिख दो बेटा 1/2, तो यहां से 1/2, और ये T3 का वैल्यू कितना 10G डिवाइडेड बाई 1, 2 इधर चला जाएगा, तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा यहां से 2 इधर 5G। समझ रहे हो, ऐसे ही अब आप इसको इसके इक्वल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, जो है क्या मिल जाएगा बेटा यहां से T2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन से बच्चों हमने इस पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोगों ने। एक लास्ट क्वेश्चन और लिख दे रहा हूं यार, बोल रहे हो कितने क्वेश्चन देगा यार। चलिए, ये लामीस थ्योरम का एप्लीकेशन था, इससे भी कर सकते हैं हम लोग, नेट फोर्स जीरो से भी कर सकते थे। कैसे बताओ, T1 के कंपोनेंट ले लो बेटा, T1 cos 60, T1 sin 60, T2 cos 30, T2 sin 30, ये दोनों इक्वल हो जाते और ये दोनों ऐड होके T3 के मतलब कंपोनेंट्स फॉर्म में भी कर सकते थे। ठीक है, लामीस थ्योरम के बिना भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो मैंने आपको समझा के प्लस इसका एक एग्जाम्पल दे दिया। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं लास्ट। बेटा एक बॉडी पर 3 फोर्स लग रहे थे, F1, F2 एंड F3। बॉडी रेस्ट पे था, मास बॉडी का m था। अब आपको पता है इन तीनों के इफेक्ट में बॉडी रेस्ट पर है तो नेट फोर्स 0 होगा, ये बात तो मानते हो कंफर्म। इफ F2 फोर्स रिमूव्ड, अच्छा क्वेश्चन है, force removed, then acceleration of body। हालांकि हमने अभी न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं पढ़ा है, पर तब भी ये क्वेश्चंस ले सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, ये छोटी नॉलेज से बता सकते हो यार, इतना तो समझते हैं, छोटी क्लास में पढ़ा हम लोगों ने कि सर F2 फोर्स को हटा दिया तो एक्सेलरेशन क्या आएगा बॉडी का। फर्स्ट पार्ट लिख दे रहा हूं, F1 प्लस F3 बाई m, सेकेंड माइनस F2 बाई m, ठीक है, थर्ड F1 बाई m, लास्ट नोटा, हम तो नोटा ही दबाएंगे सर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों F2 रिमूव करने से सर क्या होगा, चलिए देखिए बेटा, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो F1 प्लस F2 प्लस F3 नेट फोर्स क्या आएगा 0। क्लियर, तो F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों यहां से माइनस ऑफ F1 प्लस F3। तो F2 की वैल्यू इतनी है सर, जैसे बॉडी को F2 हटा देंगे, F2 हट गया, F2 चला गया यहां से, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा सर। अब बॉडी पर जो फोर्स है वो कौन कौन से लग रहे होंगे बेटा, बॉडी पर फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे अभी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1 प्लस F2 इज इक्वल, सॉरी F3 माइनस ऑफ F2 लिख दें। अरे ये दोनों फोर्स लग रहे होंगे बॉडी पर, अभी दोनों लग रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या आएगा बॉडी का, बेटा ये बॉडी पर नेट फोर्स F इज इक्वल टू m, याद है फॉर्मूला, कल पढ़ाऊंगा इसी को। तो बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है F1 प्लस F3 डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू a। एक तो ये पार्ट हो सकता है, ये पार्ट मतलब ये आंसर। दूसरा सर इनकी वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ F2 डिवाइडेड बाई m,
ये भी हो सकता है, मतलब ये आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर एग्जिस्ट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ के साथ। आज हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ को स्टडी किया है। आप एंजॉय करती रहिए इसी साथ और इसी तरीके से, और स्टडी को प्रॉपर तरीके से एंजॉय के साथ कंटिन्यू रखें। ओके, थैंक यू।